वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज पवन एंड यू आर वाचिंग परीक्षा प्लेनेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे पीरियड्स, एजेस कही जाती हैं और इन एजेस का जो क्लासिफिकेशन है वो किसी किंग या क्वीन या किसी फेमस राइटर के नाम के आधार पर होता है। तो उसी बेस पर हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। और अगर हम टीजीटी पीजीटी में जाते हैं और टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो यूपी का हो, केवीएस का हो, एनवीएस का हो या डीएसएसएसबी का हो, तो वहाँ पर क्या रहता है कि इस एजेस से, इस क्लासिफिकेशन से एक तो क्वेश्चन जरूर आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये जो एजेस का जो क्लासिफिकेशन है, इसी से हम समझ सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को। तो आगे चलकर हम लोग जब इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल्ड स्टडी करेंगे इसकी, हर एज की, ओल्ड इंग्लिश की या मिडिल इंग्लिश की या रेनेसा की, तब हम लोगों को के लिए ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, परीक्षा प्लेनेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हम लोग टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की पूरी और कंप्लीट तैयारी करेंगे, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी हो, एनवीएस हो या केवीएस हो। हम लोग लिटरेचर और ग्रामर दोनों पर बहुत ही बेस्ट करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो साइकोलॉजी का पार्ट है हम लोग उसे भी लेकर के चलेंगे, क्योंकि चाहे यूपी टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट हो, तो उसमें साइकोलॉजी का पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और उसे हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा भी है, समझा भी है, तो हम उसकी क्लासेस भी साथ साथ इसके करते रहेंगे। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। क्या है? पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, देन फर्स्ट पीरियड वी शुड लर्न दैट इज 450 to 1066। 450 to 1066, 450 to 1066, दैट इज कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं? एंग्लो सेक्शन पीरियड। एंग्लो सेक्शन पीरियड, एंग्लो सेक्शन पीरियड भी इसी को कहते हैं। एंग्लो सेक्शन पीरियड इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि 449 के समथिंग, 448 और 9 के समथिंग, 48 और 49 के समथिंग रोमन्स इंग्लैंड से विथड्रा हो रहे थे, मीन्स रोमन्स वापस लौट रहे थे इंग्लैंड से। और उसी दौरान इंग्लैंड में 3 ट्राइब्स एंटर करती हैं। फर्स्ट है एंगल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूज। एंगल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूज। और ये किधर से आती हैं? तो ये नॉर्थ सी रूट से आती हैं। और इंग्लैंड में जब ये पहुंचते हैं तब से एंग्लो सेक्शन पीरियड की शुरुआत होती है। एंग्लो सेक्शन की पीरियड की शुरुआत होती है और ये एंग्लो सेक्शन पीरियड 1066 तक रहता है। मीन्स अभी हम लोग एक बैटल की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें पता चलेगा, उसी बैटल को कहते हैं नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, यानी एंग्लो नॉर्मन के साथ में जब बैटल होता है तो वहाँ तक ये एज मानी जाती है। दोस्तों, जो 1066 टू 1500 तक का जो पीरियड है ये मिडिल इंग्लिश पीरियड है। और मिडिल इंग्लिश पीरियड में एक बहुत ही फेमस लिटरेरी फिगर रहे हैं, इंग्लिश लिटरेरी फिगर रहे हैं, वो कौन कहे जाते हैं? वो हैं चासर। चासर बहुत ही फेमस लिटरेरी फिगर हैं इंग्लिश लिटरेचर में। मिडिल इंग्लिश पीरियड में ये आते हैं अबाउट 1343 टू 1400, ठीक है, 1400 तक ये रहते हैं। तो चासर बहुत ही एमिनेंट फिगर हैं। इसमें चासर का एक वर्क आपको याद होना चाहिए, कौन सा है? द कैंटरबरी टेल्स। द कैंटरबरी टेल्स बहुत ही फेमस वर्क है चासर का। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। चासरियन एज की, या इसी एज को, मिडिल एज को हम लोग चासरियन एज या एज ऑफ चासर भी कहते हैं, क्योंकि चासर ही इसमें एमिनेंट फिगर थे।
तो कैंटरबरी टेल्स उस समय की सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो चासर के साथ में और यहाँ पर मिडिल इंग्लिश में कौन कौन लोग थे, वो विलियम लैंगलैंड थे, विलियम लैंगलैंड थे, और उनके साथ ही साथ जॉन गोवर का नाम भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये लोग थे किसमें, मिडिल इंग्लिश पीरियड में। तो मिडिल इंग्लिश पीरियड के दौरान इंग्लिश एक लैंग्वेज नहीं होती थी, इंग्लिश एक मामूली डायलेक्ट होती थी, एक बोली होती थी। तो चासर ने उसे विकसित किया। चासर ने जब इंग्लिश में लिखना प्रारंभ किया तो इंग्लिश का जो प्रमोशन हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज का विकास हुआ। इसीलिए चासर को फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। क्लियर है? तो चासर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग चासर को पढ़ेंगे आगे चल करके। नेक्स्ट एज है 1500 टू 1660 और इसे कहते हैं रेनेसा। रेनेसा जो है, रेनेसा की शुरुआत इंग्लिश लिटरेचर की बात अगर करें तो रेनेसा की शुरुआत फ्लोरेंस सिटी से मानी जाती है। फ्लोरेंस सिटी, और ये कहाँ है, इटली में। इटली के फ्लोरेंस शहर से रेनेसा यानी पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है। रेनेसा में कुछ एजेस हैं, इंग्लिश लिटरेचर के अलग पीरियड हैं, तो उन्हें भी देखना है। फर्स्ट है 1558 टू 1603, ये इसे हम लोग कहते हैं एलिजाबेथन पीरियड, यानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का जो पीरियड था 1558 से लेकर के 1603 तक, इस एज को एलिजाबेथन पीरियड कहते हैं। और ये जो एलिजाबेथन पीरियड है ये इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन एज कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर का, गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि इसमें लिटरेचर पर इतना फोकस हुआ है। लिटरेचर की बात करें या और भी कला, संगीत, थिएटर की बात करें तो बहुत ज़्यादा इस पर काम हुआ है। तो इस एज को जो क्वीन एलिजाबेथ थी उसने बहुत ज़्यादा लिटरेचर को प्रमोट किया, तो इस एज को क्या कहते हैं, गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी एज के दौरान ही 1558 टू 1603 के दौरान ही शेक्सपियर भी इसी एज में आते हैं, और शेक्सपियर बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट हैं। ठीक है, सोनेटियर भी हैं, तो उनके नाम से भी इस एज को जाना जाता है, यानी एलिजाबेथन एज को ही एज ऑफ विलियम शेक्सपियर भी कहते हैं, एज ऑफ विलियम शेक्सपियर भी कहते हैं। नेक्स्ट आपकी है एज इसी में 1603 टू 1605, ये जो एज है वो जैकोबियन एज कही जाती है। जैकोबियन एज में जो किंग होता है वो कौन होता है? वो होता है जेम्स फर्स्ट होता है। और इस एज को जैकोबियन एज क्यों कहा जाता है? इसका जो रीज़न है वो ये है कि जेम्स फर्स्ट को ही लैटिन लैंग्वेज में क्या कहा जाता था? जैकब कहा जाता था। ठीक है, जैकब कहा जाता था, इसीलिए जैकब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हो गया? जैकोबियन एज कहा गया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका, नेक्स्ट एज है 1625 टू 1649। 1625 टू 1649 इसे कहते हैं कैरोलिन एज। कैरोलिन एज में जो रेन करता है, यहाँ पर जो शासक रहता है, जो मोनार्क रहता है, वो होता है चार्ल्स फर्स्ट। और चार्ल्स फर्स्ट रहता है, और इसे कैरोलिन एज इसलिए कहा जाता है कि चार्ल्स फर्स्ट को लैटिन लैंग्वेज में कैरोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों पॉइंट हैं, और ख़ास तौर पे ये दोनों ही बातें, दोनों ही चीज़ें आपके DSSSB में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जैकोबियन एज इसलिए कहते हैं कि लैटिन में जेम्स को जैकब कहा जाता था और लैटिन में चार्ल्स को कैरोल कहा जाता था, इसीलिए इसे जैकोबियन और चार्ल्स फर्स्ट के एज को कैरोलिन एज बोलते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट आपका है इसमें, नेक्स्ट जो एज है 1649 टू 1660। 1649 टू 1660 ये जो है कॉमनवेल्थ पीरियड कहते हैं। इंग्लैंड में सिविल वार हुआ और उसके बाद में क्या था? कॉमनवेल्थ पीरियड की स्टार्टिंग हुई। जो मोनार्की सिस्टम
जो है ख़त्म हुआ, फिनिश हुआ, कैरोलिन एज का अंत हुआ, चार्ल्स फर्स्ट का अंत हुआ, तो उसके बाद में कॉमनवेल्थ पीरियड की स्टार्टिंग हुई। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा वो था कौन, ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल। और इसी दौरान में कॉमनवेल्थ पीरियड के दौरान ही कौन थे फेमस राइटर, वो थे कौन, जॉन मिल्टन। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जॉन मिल्टन को नहीं भूलना है। जॉन मिल्टन एक फेमस लिटरेरी फिगर भी थे, साहित्यकार भी थे, और साथ ही साथ पॉलिटिकल व्यूज भी अपने रखते थे ये, ठीक है, तो राजनीति में भी हिस्सा लेते थे। और उसके साथ साथ ये धर्म से बहुत जुड़े हुए थे, तो ये प्यूरिटन भी कहे जाते थे। जो ओलिवर क्रॉमवेल था ये प्यूरिटन था, जॉन मिल्टन भी इसके समर्थक थे। तो इसे जो कॉमनवेल्थ पीरियड है इसे प्यूरिटन एज भी इसीलिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्यूरिटन एज भी कहा जाता है, या प्यूरिटन इंटररेगुनम भी कहा जाता है। इज इट क्लियर। जॉन मिल्टन का बहुत फेमस वर्क आपको पता होना चाहिए, पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज रीगेंड है, सैमसन एगोनिस्ट है, ठीक है, एलेग्रो है। तो ये सारे वर्क किसके हैं, जॉन मिल्टन के। एनिमेडवर्जेंस है, ठीक है, डाइवोर्सर भी कहे जाते हैं। जॉन मिल्टन ने एक डाइवोर्स के लिए जो लिखा था उसके लिए इन्हें मिल्टन द डाइवोर्सर का नाम दिया गया था, ठीक है साथियों। नेक्स्ट जो मेजर पीरियड आता है वो है आपका 1660 टू 1798, और इसे कहा जाता है क्या, नियो क्लासिकल पीरियड, नियो क्लासिकल एज में और भी 2-3 एजेस कही जाती हैं, वो क्या हो सकती हैं, 1660 टू 1798 न्यू क्लासिकल एज का मतलब एक नए क्लासिक एज की, क्लासिक युग की शुरुआत होती है। यहाँ तक तो ये एक पुराना सिस्टम चल रहा था कैरोलिन एज तक। कैरोलिन एज के बाद बदलाव हुआ, ठीक है, पार्लियामेंटेरियन गवर्नमेंट बनी, ठीक है। ये तो चार्ल्स फर्स्ट और चार्ल्स जेम्स फर्स्ट, अभी तक तो मोनार्की जो सिस्टम था वो चल रहा था, उसके बाद में ये पार्लियामेंटेरियन थे। उसके बाद में एक बिल्कुल नए सिस्टम की शुरुआत हुई, वो नियो क्लासिकल एज कहा गया। और इसमें जो पहली एज थी वो 1660 टू 1700 तक है, और इसे क्या कहा जाता है, रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, रेस्टोरेशन पीरियड इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि रेस्टोरेशन जो वर्ड बना है वो बना है किससे, रिस्टोर से। किससे बना है, रीस्टोर से। रिस्टोर का मतलब है पुनः स्थापना करना, पुनः स्थापित करना, ठीक है, रिस्टोर करना। तो रिस्टोर क्या हुआ था, जो यहाँ पर कैरोलिन एज में चार्ल्स फर्स्ट को ख़त्म करने के बाद में जो यहाँ पर ये इसका शासन चला गया था, मोनार्क सिस्टम ख़त्म हो गया था, इसी को चार्ल्स सेकंड ने 1660 में 1666 में, यानी कौन आया था यहाँ पर, ये आया था चार्ल्स सेकंड कहाँ से आया था, फ्रांस से आया, और इसने दोबारा से अपने राज्य की स्थापना की। तो 17 जो आपका 1660 टू 1700 रेस्टोरेशन इसीलिए कहा गया था क्योंकि मोनार्क सिस्टम फिर से रिस्टोर हुआ था, किसे, कॉमनवेल्थ पीरियड को ख़त्म करने के बाद, ठीक है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो प्यूरिटन्स थे ये लिटरेचर में, पोइट्री में, ड्रामा में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। जब इनका पीरियड आया, कॉमनवेल्थ पीरियड आया, ओलिवर क्रॉमवेल राजा हुआ, तो क्या हुआ, लिटरेचर पर खास तौर पे अगर हम कहें थिएटर पर पाबंदी लगा दी गई थी। थिएटर सभी बंद कर दिए गए थे, लॉक कर दिए गए थे। थिएटर में कोई भी ड्रामा परफॉर्म नहीं हो सकता था। तो अब क्या हुआ था, इसने जो चार्ल्स सेकंड आया यहाँ पर, चार्ल्स सेकंड ने रेस्टोरेशन पीरियड में उसे भी रिस्टोर किया, यानी सारे थिएटर्स खुलवाए, और इसने लिटरेचर को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का काम किया। तो चार्ल्स सेकंड ये कला और संगीत का प्रेमी था, इसने थिएटर्स खुलवाए और फिर से उस पुरानी सिस्टम को रिस्टोर कराया, ठीक है साथियों। तो इसीलिए इसे रेस्टोरेशन पीरियड भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 1700 से लेकर के 1745 तक, 1700 टू 1745, इसे ऑगस्टन एज कहते हैं। ऑगस्टन एज के साथ ही साथ इसे जो दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट इसका नाम है वो क्या कहा जाता है, एज ऑफ
अलेक्जेंडर पोप, एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, यानी इसे एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप को आपने सुना होगा, अलेक्जेंडर का ये वही अलेक्जेंडर पोप हैं जिनका फेमस वर्क है द रेप ऑफ द लॉक, ठीक है, रेप ऑफ द लॉक जिन्होंने लिखा है, जो कि एक मॉक एपिक है, तो उसके लिए फेमस हैं। और इस एज में अलेक्जेंडर पोप की राइटिंग्स जो थी वो एकदम डोमिनेट कर रही थी लिटरेचर को, इसीलिए इनके नाम से भी इस एज को जाना जाता है, अलेक्जेंडर पोप के नाम से, ठीक है, 1700 टू 1745। आफ्टर दैट 1745 टू 1798 दिस एज इज कॉल्ड एज ऑफ सेंसिबिलिटी। एज ऑफ सेंसिबिलिटी एज वेल एज इसी को क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल पीरियड, ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं। इसी को डॉक्टर जॉनसन, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन या एज ऑफ जॉनसन भी कहते हैं, इसी को एज ऑफ जॉनसन भी कहते हैं। जो मेन पॉइंट है यहाँ पे समझना, एज ऑफ सेंसिबिलिटी के बाद में जो मेन पॉइंट है वो ट्रांजिशनल पीरियड है। ट्रांजिशनल पीरियड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो एज है 1745 टू 1798, इसके बाद एक बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स वाली एज आने वाली है, जो कि लिटरेचर में, खासतौर पे इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही फेमस एज है, और उसे क्या कहते हैं, रोमांटिक एज। इसके बाद रोमांटिक एज आने वाली है, तो रोमांटिक एज आएगी एकदम से तो सारे बदलाव नहीं हो जाएंगे, तो अभी ऑगस्टन एज या पोप, जो अलेक्जेंडर पोप के एज के बाद में थोड़ा थोड़ा बदलाव स्टार्ट हो गए थे लिटरेचर में। लिटरेचर जो था नेचर की तरफ बढ़ने लगा था, लिटरेचर कॉमन पीपल के लिए होने लगा था, जो राइटिंग्स थी वो कॉमन पीपल के लिए लिखी जाने लगी थी, जो लिटरेचर की लैंग्वेज थी, पोइट्री की लैंग्वेज थी, वो भी कॉमन लैंग्वेज होने लगी थी। तो ये सारे क्या हो रहे थे, ट्रांजिशन हो रहे थे, ये सारे क्या थे, बदलाव हो रहे थे, तो इसीलिए इस पीरियड को ट्रांजिशनल पीरियड भी कहा जाता है, ठीक है। तो 1745 से 1798 तक, और आपको पता है 1798 के बाद में कौन सी एज आ जाती है, रोमांटिक एज। तो नेक्स्ट पीरियड हम लोग क्या देखेंगे, रोमांटिक पीरियड या रोमांटिक एज। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एज हमारी है वो क्या है, रोमांटिक एज। रोमांटिक एज का जो टाइम है वो कितना है, 1798 यानी एज ऑफ सेंसिबिलिटी या ट्रांजिशनल पीरियड का अंत होता है 1798 में, और 1798 से 1837 तक रोमांटिक एज मानी जाती है। द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक एज इज फ्रॉम 1798 विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स, और लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन से रोमांटिक एज की शुरुआत हो जाती है। और लिरिकल बैलेड्स को लिखने वाले जो पोइट्स थे वो कौन से थे, विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश किया था 1798 में, तब से रोमांटिक एज का स्टार्टिंग मानी जाती है। और मतलब यहाँ पे बात हम लोग करते हैं रिटर्न टू नेचर, रिटर्न टू नेचर, यानी रोमांटिक एज में ये रोमांस वो वाला रोमांस नहीं है जो लव अफेयर वाला रोमांस है, वो रोमांस नहीं है। यहाँ पर रोमांटिक एज में जो रोमांटिक एज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोमांस है वो किसके प्रति है, नेचर के प्रति है। किसके प्रति है, नेचर के प्रति है, ठीक है। इतना नेचर को यहाँ पर महत्व दिया है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर को फादर भी माना है, टीचर भी माना है, नेचर को गॉड भी माना है, मदर भी माना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, नेचर को जो प्रकृति है उसे बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, तो नेचर के प्रति ये रोमांस है, ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद 1837 में ही क्वीन विक्टोरिया जो इंग्लिश थ्रोन की क्वीन बनती हैं। तो क्वीन विक्टोरिया के शासन से 1837 से विक्टोरियन एज की स्टार्टिंग होती है, और क्वीन विक्टोरिया जो होती हैं 1901 तक रेन करती हैं, शासन करती हैं। तो 1837 टू 1901 तक विक्टोरियन एज कहा जाता है। विक्टोरियन एज में दो बहुत ही महत्वपूर्ण लिटरेरी मूवमेंट चले थे, तो उन मूवमेंट्स का नाम क्या है और उनका काल क्या है। तो 1848 से लेकर के 1848 से 1860 तक एक मूवमेंट चला था जिसका नाम था द प्री रेफलिट्स, ठीक है। रेफलिट्स जो फ्रेटर्निटी थी, रेफलिट्स बंधु थे,
तो इस मूवमेंट को द प्री रेवोल्यूशन कहा जाता था। इसमें कुछ पेंटर्स और कुछ पोइट्स या राइटर्स थे जो कि अपना एक यूनिक टाइप की उनकी स्टाइल थी, यूनिक टाइप की विषय सामग्री थी, उस पर काम करते थे। तो इस मूवमेंट को इन्होंने द प्री रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। और उसके बाद में नेक्स्ट है 1882 1901 में एक ये मूवमेंट रहा था और इसका नाम क्या था, एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस। एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस। तो इन दोनों मूवमेंट को डिटेल में हम लोग जब पढ़ेंगे, जब हम लोग विक्टोरियन एज को कंप्लीट समझने की कोशिश करेंगे किसी अलग लेक्चर में, तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट जो आपका जो मेजर एज है वो 1901 टू 1945 है और इसे जो कहते हैं यानी विक्टोरियन एज के बाद में 1901 से मॉडर्न एज की स्टार्टिंग हो जाती है। मॉडर्न एरा कहते हैं इसे, मॉडर्न एज कहते हैं। और मॉडर्न एज में दो रूलर हैं, तो उसमें 1901 टू 1914 तक एडवर्डियन पीरियड कहते हैं, किंग एडवर्ड की वजह से। इज इट क्लियर? तो 1901 से 1914 तक एडवर्डियन पीरियड है और उसके बाद में 1910 टू 1936 तक ये जॉर्जियन पीरियड है, यानी किंग जॉर्ज। किंग जॉर्ज का नाम आपने सुना होगा, दिल्ली दरबार का ध्यान होगा आपको। तो 1910 से 1936 तक जॉर्जियन पीरियड माना जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1945 से बाद का जो समय है, द टाइम आफ्टर 1945 इज कॉल्ड पोस्ट मॉडर्निज्म, मतलब मॉडर्निज्म के भी आगे की स्टेज पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, तो ये 1945 से स्टार्ट हो जाती है। ये सारी बातें थी। आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कहीं पर कि हाई मॉडर्निज्म कहाँ से स्टार्ट होता है, तो द बिगिनिंग विद द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, विद द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हाई मॉडर्निज्म स्टार्ट्स। इज इट क्लियर? यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बिगिनिंग से हाई मॉडर्निज्म स्टार्ट हो जाता है, यानी 1914 से यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1914 से क्या होता है, हाई मॉडर्निज्म बिगिंस, हाई मॉडर्निज्म, हाई मॉडर्निज्म। तो दोस्तों ये सारी एजेस थी, ये सारे पीरियड्स थे इंग्लिश लिटरेचर के, जो कि हिस्ट्री, इंग्लिश हिस्ट्री को कम्प्लीटली समझने में बहुत ज़्यादा मददगार हैं। ये केवल और केवल एक क्लासिफिकेशन है, अभी इसे डेप्थ में पढ़ेंगे तो एक एक एज में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। अगर हम शुरुआत में बात करें, जो आपका मिडिल इंग्लिश है, वैसे ओल्ड इंग्लिश में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने को है नहीं। और मिडिल एज में चासर को हमें पढ़ना होता है, ख़ास तौर पे चासर को पढ़ना ही होता है। ठीक है, तो उसके बाद में हालांकि हमारे जो सिलेबस में टीजीटी पीजीटी में नहीं रहता है कहीं कहीं पर, तो उसकी बात नहीं करें, लेकिन अगर हम एजेस की बात करें तो चौसरियन एज में भी बहुत ज़्यादा पढ़ने को है। उसके बाद में जो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो एलिजाबेथन एज था, एलिजाबेथन एज या कहें एज ऑफ विलियम शेक्सपियर, तो उसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। रेनेसां जिसकी हम बात कर रहे हैं तो उसमें एलिजाबेथन एज है, जेकोबियन एज था, कैरोलिन एज था, कॉमनवेल्थ पीरियड था। तो इन सारी चीज़ों को, इन्हें सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में रोमांटिक एज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो वी हैव टू लर्न रोमांटिक एज आल्सो। रोमांटिक एज, आफ्टर रोमांटिक एज वी हैव टू लर्न विक्टोरियन एज। यू नो विक्टोरियन एज इज फेमस फॉर नॉवेल्स, विक्टोरियन एज में नॉवेल्स बहुत ज़्यादा लिखे गए। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम लोग ग्रामर और लिटरेचर दोनों को साथ लेकर चलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है कि कोई ग्रामर का जो है आपको एक क्लास दी जाए। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिस्टमेटिक और सारी चीज़ें सिस्टमेटिक और चैप्टर वाइज सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे यहाँ पर। थैंक यू।